संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद रेगिस्तान की रेत और उसी रेत से निकलती आसमान छूती इमारतें, है ना? तो आज इसी अविश्वसनीय बदलाव की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। रेगिस्तान में एक मृगतृष्णा की तरह संयुक्त अरब अमीरात के शहर उभरते हैं। ये लाइनें ना आज की यूएई की तस्वीर को बिल्कुल सही बयां करती हैं। हम सबने देखी है वो इमेज, रेगिस्तान के बीच में एक चमकता हुआ फ्यूचरिस्टिक शहर। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर एक ऐसा देश जिसकी पहचान कभी मोती निकालने वाले गोताखोरों से थी, वो सिर्फ 50 सालों में भविष्य की तस्वीर कैसे बन गया? और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ मिलता है? आज की इस चकाचौंध में नहीं, बल्कि बहुत बहुत पीछे, इस इलाके के हजारों साल पुराने इतिहास में। तो वहीं से शुरू करते हैं अपना सफर। देखिए, हजारों हजारों सालों से ये जगह ना एक तरह का मेल्टिंग पॉट रही है। कभी मेसोपोटामिया की बस्तियां यहाँ थीं, तो कभी अल नार कल्चर के लोग सुमेरियन साम्राज्यों से ट्रेड करते थे। मतलब ये हमेशा से ही ट्रेड और कॉमर्स का एक हॉटस्पॉट था। और फिर जब इस्लाम आया तो इसकी अहमियत एक बड़े ट्रेडिंग हब के तौर पर और भी बढ़ गई। अच्छा, तो अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उस दौर में चलते हैं जब तेल नहीं था। तब इस इलाके की पहचान क्या थी? वो थी कीमती मोती। और जहां दौलत होती है, वहां विदेशी ताकतें भी खिंची चली आती हैं। यहाँ का जो मोतियों का कारोबार था, वो कोई छोटा मोटा नहीं था। इतना पैसा था इसमें कि इसकी चमक ने दुनिया भर की बड़ी बड़ी ताकतों को अपनी तरफ खींच लिया। 1500s में पुर्तगालियों से लेकर 1800s में ब्रिटिश एम्पायर तक सबकी नजर यहीं पर थी। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। देखिए, दो अलग अलग नजरिए थे। जो लोकल अल कसीमी कबीला था, वो तो बस अपने ट्रेड रूट्स और अपने इलाके पर कंट्रोल बचाने में लगा था। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया? उन्होंने इन्हें समुद्री डाकू यानी पायरेट्स का लेबल दे दिया, ताकि वो अपना दखल सही साबित कर सकें। और इसी टकराव का नतीजा क्या निकला? ट्रूशियल स्टेट्स का बनना। अब ये क्या थे? आसान भाषा में समझें तो ये साउथ ईस्ट अरब के वो शेखों वाले राज्य थे जिन्होंने 1820 में यूके के साथ एक तरह की प्रोटेक्शन ट्रीटी साइन कर ली। और ये सिस्टम सोचिए 100 साल से भी ज्यादा चला। और फिर एक खोज हुई। एक ऐसी खोज जिसने इस पूरे इलाके की किस्मत, इसका नक्शा, इसका भविष्य, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये तेल के युग की शुरुआत थी। और ये बदलाव इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, 1907 में अबू धाबी में तेल के बड़े बड़े भंडार मिलते हैं। 1966 में ब्रिटिश अपनी फौजें हटाना शुरू कर देते हैं। और बस 5 साल बाद 1971 में सारे शेख एक साथ आते हैं और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई का जन्म होता है। सब कुछ कितनी जल्दी हो गया है ना? तो इस बदलाव का नतीजा क्या हुआ? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $507 अरब। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से आज यूएई की इकोनॉमी इतनी बड़ी है। ये मिडिल ईस्ट की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और जाहिर है, इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे तेल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन यहाँ की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी भी काफी स्मार्ट है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ तेल पर ही टिके रहें। हाँ, तेल और गैस से रेवेन्यू तो बेस है ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में भी खूब इन्वेस्ट किया। मतलब अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करके और भी मजबूत बना लिया। ठीक है, पैसा और इकोनॉमी तो एक बात हो गई, पर इस आर्थिक बूम ने यूएई के समाज और कल्चर को कैसे बदला? ये कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। ये कहानी है एक देश के अंदर बसे कई देशों की। अब जो आंकड़ा सामने आने वाला है वो शायद सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है। सोचिए, देश की कुल आबादी करीब 1 करोड़ है और उसमें से सिर्फ 11% लोग ही अमीराती नागरिक हैं। सिर्फ 11%। बाकी के 89% कौन है? वो हैं विदेशी वर्कर्स, जो एशिया और दुनिया के कोने कोने से यहाँ काम करने आए हैं। तो जाहिर है, जब इतने अलग अलग देशों के लोग एक जगह रहेंगे तो क्या होगा? एक वाइब्रेंट मल्टीकल्चरल सोसाइटी बनेगी। ऑफिशियल लैंग्वेज तो अरबी है, पर सड़कों पर अंग्रेजी, हिंदी, पश्तो, फारसी सब कुछ सुनने को मिल जाएगा। और धर्मों के मामले में भी यही है। इस्लाम तो है ही, साथ में करीब 13% ईसाई और 6% हिंदू आबादी भी है। सब साथ रहते हैं। और ये मिक्सचर, ये कल्चर का संगम यहाँ के खाने में भी झलकता है।
यहाँ के ट्रेडिशनल एमिराती खाने की बात करें तो जैसे बलेलेत है, जो सेवइयों और ऑमलेट का एक मज़ेदार मीठा नमकीन कॉम्बिनेशन है, या फिर चबाब, जो एक तरह का एमिराती पैनकेक है, और हारिस से लेकर समाक मशवी तक, यानी खजूर के पेस्ट में मैरिनेट की हुई ग्रिल्ड फिश, हर डिश में इस जगह की एक अपनी कहानी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसा देश जिसकी पहचान ही है तेजी से बदलना, उसके लिए कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? ये सवाल सिर्फ भविष्य के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि कोई भी जगह अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को बचाते हुए कैसे लगातार खुद को नए सिरे से गढ़ सकती है। सोचने वाली बात है ना?